हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 17। देखो, इससे पहले हमने 16 भाग पढ़ चुके हैं, तो आज हम 17वां जो हमारा पार्ट है, 17 पार्ट्स इसमें जानेंगे। तो देखो क्या है कि हमने इससे पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि लघुगणक के फलन क्या होता है और उससे संबंधित कुछ गुणधर्म देखे थे। एंड हमारे कुछ लघुगणक फलन के नियम थे और लघुगणक के फलन तथा हमारा जो चरघातांकी फलन होता है वो किस प्रकार एक दूसरे का प्रतिबिंब होता है, वो सारी चीजें हमने देखी और समझी। ठीक है, के बारे में हमने जाना था। तो आज हम उसी से संबंधित, जैसे लघुगणक के फलन से ही संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 28, रिलेटेड टू लोगैरिथमिक फंक्शन एंड प्रमेय। इसके बाद एक प्रमेय हम देखेंगे जो हमारी थ्योरम है 5। ठीक है, और इसके बाद हमारा लघुगणक के फलन संबंधी उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल नंबर 29। तो ये भी हम देखते हैं। इसमें हम दो उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल 28 एंड 29 देखेंगे और हमारी जो प्रमेय है थ्योरम 5 वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वही लघुगणक के फलन जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, उसी को और अच्छे से समझने के लिए उससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण दे रखा है, उदाहरण 28। कि क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e की घात log x है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि हमें बताना है जो हमारा x है उसमें सभी वास्तविक मानों के लिए, जितने भी वास्तविक मान है अगर हम वो रख रहे हैं, उसके लिए जो हमें फलन दे रखा है x बराबर e की घात log x, हमें बताना है कि क्या यह उन सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं। पहले तो ध्यान दीजिए कि लोग फलन का प्रांत। देखो, आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा है कि लोग हमारा लघुगणक के फलन तथा चरघातांक के फलन में हमारे पास जो फलन लोगरिथमिक मतलब लघुगणक के फलन का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, जितनी भी वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है उनका एक समुच्चय होता है। ठीक है, और उसका जो परिसर होता है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार जो हमारा चरघातांकी फलन होता है उसमें उसका जो प्रांत होता है उसकी प्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन उसका परिसर जो है वो धन वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है। इसीलिए उपयुक्त समीकरण धनेतर वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नियम ये मान के चल रहे हैं कि मतलब हमने देखा कि लॉग फलन का जो प्रांत है वो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। तो ये जो हमारी समीकरण है ये वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। अब मान लीजिए हमने मान लिया कि y बराबर e की घात log x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हमने ये माना कि यदि y जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या जो हम लेके चल रहे हैं, तो ये कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं है। तब हमने क्या करा, अगर हमने ये माना है तब हमने सोचा, हमने करा कि दोनों पक्षों का हमने लघुगणक ले लिया। जब हम इसका लघुगणक ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लोग वाई अन लोग ई की घात लोग। अगर ऐसा होता है तो देखो आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि जब हमारे पास घात होती है तो लोग में जो घात, हमने कल कुछ गुणधर्म पढ़े थे उसमें होता है कि घात जो है वो पहले आ जाती है। एक ही घात मतलब एक ही घात एक्स है तो एक्स जो है आगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग में घात आगे आ जाती है। तो वही यहाँ पे हुआ कि इसकी जो घात है वो क्या है, यहाँ पर log x है, तो ये log x क्या हो गया, आगे आ गया। फिर हमारा इंटू में क्या हो जाएगा, log e। तो ठीक है, यहाँ पे log x इंटू log e। और हमें पता है कि log x log से e हमारा मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास log से e कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, log x बचा। ठीक है, तो log y बराबर log e की घात log x, हमारे पास क्या आ गया, log x इंटू log e, मतलब कि log x आ गया आपके पास, जिससे y बराबर x प्राप्त होता है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, log y बराबर log x। अब देखो log से अगर हम log y बराबर log x है तो इसका एंटी log लेंगे, तो एंटी log लेने से हमारे पास log कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर x प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि हम y बराबर फलन को लेके चले थे और हमने जब इसका log लिया तो हमें y बराबर x प्राप्त हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अतएव x बराबर e की घात log x केवल x के धन मानों के लिए ही सत्य है। तो हमने देखा कि हम इसको धनात्मक लेके चल रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या आ गया कि जब अब इसको धनात्मक लेके चले तो y बराबर x प्राप्त हो गया, जो कि
हमें बताना। क्योंकि देखो हम यहाँ पर एक्स के स्थान पर वाई लेके चले तो ये एक्स जो है वो किसके लिए, धनात्मक मानों के लिए सत्य है, जो कि हमें बताना था कि क्या सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। तो ये किसके लिए, जो धन मान है उनके लिए सत्य है। ठीक है, तो ये चीज हमारी समझ में आ गई। ठीक है, कि ये कैसे इसके लिए धन मानों के लिए सत्य है। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार हमारे पास है प्रमेय। देखो हमारा जो थ्योरम 5 है, प्रमेय को हम थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स के सापेक्ष ई एक्स का अवकलज क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है। देखो हमें एक्स के सापेक्ष ई की घात एक्स का अवकलज मतलब एक चरघातांकी फलन का अगर हम अवकलज करें तो हमें वही प्राप्त हो रहा है, ई की घात एक्स ही। यहाँ पे देखो जब हमने x के सापेक्ष किया, ऐसा भी हो सकता है ये हमारे पास चरघातांकी फलन है और ये log x है। तो यहाँ पे इसमें प्रमेय में यही बताया है कि हम e की घात x और log x का अगर अवकलज कर रहे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो जब हम x के सापेक्ष log x का कर रहे तो हमें 1/x प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि प्रमेय, देखो हमारे पास एक प्रमेय का बहुत अच्छा उदाहरण, मतलब एक तरीके से हमारे लिए बहुत आसान तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। प्रमेय एक बहुत हमारे लिए बेनिफिट होता है इसका, मतलब लाभदायक होता है। कैसे लाभदायक होता है कि प्रमेय का जो हम उपयोग है वो अपने प्रश्नों में हम अपने प्रश्नों में कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम उसको बार बार हम उसको पूरा हल ना करके हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली अपने प्रश्न में यूज कर सकते हैं। तो हम उपयोग कर सकते हैं, हमने वही करा है यहाँ पर कि हम e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज करें तो हमें e की घात x प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब हमने log x का करा x के सापेक्ष तो हमें 1/x प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम log x का जब dy/dx कर रहे हैं तो हमें 1/x प्राप्त हो रहा है। अब देखो इसी से संबंधित हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलज कर, देखो यहाँ पर एक चीज और समझाऊंगी कि जैसे हमने x के सापेक्ष e की घात x करा, अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष e की घात y का करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फलन हमारा y में है और हम उसका y के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो वो e की घात y ही रहेगा। इसी प्रकार अगर लोग y में हमारे पास फलन है और उसका y के सापेक्ष करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, जैसे हम x के सापेक्ष में हमें 1/x प्राप्त हो रहा है, जैसे y के सापेक्ष में y फलन का हमें 1/y प्राप्त होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि e की घात x है तो x ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें 2x+3 1 -1 2 3 कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी तरीके का कोई फलन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय थी। तो आगे देखते हैं, हमारे पास हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, हमें x के सापेक्ष अवकलज करना है, जिसका पहला भाग क्या है, e की घात -x है। ठीक है, तो इसका हल करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले जब हमें प्रश्न दिया गया हो ना उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर e की घात -x, जैसे मैंने अभी बोला था कि e की घात x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर -x है, तो यहाँ e की घात -x आ गया। तो देखो क्या है कि जब आपके पास हमने पीछे कुछ वीडियो में देखा है कि e की घात -x, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग फलनों का एक संयोजन बनाया गया है, मतलब उसका एक संयुक्त फलन बनाया गया है। जैसे एक एक फलन आपके पास है e की घात x, दूसरा फलन आपके पास है -x, तो उसको जोड़ दिया गया है, उसके संयोजन से एक संयुक्त फलन बना है जो क्या बन रहा है, e की घात -x। तो इसका जब हम अवकलज करते हैं, हमने मान लिया कि y बराबर e की घात -x है। ठीक है, अब हम श्रृंखला नियम का, देखो श्रृंखला नियम का उपयोग हम किस लिए करते हैं कि जब भी हमारे पास संयुक्त फलन होता है हम उसका अवकलज किस प्रकार करते हैं कि हम पहले पहले फलन का अवकलज करेंगे फिर हम दूसरे फलन का अवकलज करते हैं। तो वही हमने करा, श्रृंखला नियम के प्रयोग द्वारा e की घात -x का करा, तो e की घात -x e की घात -x ही होगा, क्योंकि e की घात x का क्या होता है, e की घात x होता है। तो यही हो गया। फिर हम उसके बाद दूसरे फलन का कर रहे हैं जो कि -x है, तो -x का क्या होता है, -1 होता है। तो -1 मतलब कि आपके पास क्या प्राप्त हो गया, -e की घात -x प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप फलन को पहले देखें, समझे और उसके बाद देखें कि वो किन किन फलनों का संयोजन बन रहा है। अगर कोई किसी फलन में आपके पास सीधे फलन ना देके उसको संयोजन किया गया है तो उसको पहले समझे कि किसमें कौन सा पहला फलन होगा, कौन सा दूसरा फलन होगा, तब उसका अवकलज करें। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास दूसरा भाग है, वो क्या है, y बराबर साइन log x। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका करते हैं, इसमें भी देखो दो अलग अलग फलनों का संयोजन दिया गया है। कैसे संयुक्त बनाया गया है, एक हमारे पास साइन एक्स है, दूसरा हमारे पास log x है।
तो x के स्थान पे देखो sin x होता है, x के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया है, log x दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसी संयुक्त फलन का उपयोग करके, मतलब उसको समझ के उसका हमें श्रृंखला नियम का उपयोग करके इसको हल करना है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम हमारे पास संयुक्त फलन होते हैं तो हम उनमें श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं। और श्रृंखला नियम के उपयोग से हम कैसे करते हैं, पहले फलन का अवकलज करेंगे, फिर हम दूसरे फलन का अवकलज करेंगे। तो हमने वही करा। जैसे यहाँ दो फलन sin x और log x बन रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि इसको y मान लिया। सबसे पहले y बराबर sin log x आ गया, इसका हम x के सापेक्ष अवकलज करें, किसका, श्रृंखला नियम का उपयोग करके। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx आया। sin का होता है cos log x, ठीक है। log x का होता है, देखो पहले हमने sin का करा जो कि cos log x होता है। cos x होगा, मतलब कि देखो sin x का cos x होता है, log x का 1/x होता है। फिर हमने क्या करा, इसी के सापेक्ष हमने log x का दोबारा से अवकलज करा, तो log x का होता है 1/x। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसके बाद आपने log x का करा 1/x, तो आपके पास क्या आ गया, cos log x बटे x आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, sin log x का। तो हमने क्या करा, पहले पहले फलन का अवकलज करा, फिर हम दूसरे फलन का कर रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये किन किन फलनों का संयोजन है, तो आप उस प्रकार इसको श्रृंखला नियम का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका तीसरा भाग देखते हैं, जो कि आपको दे रखा है y बराबर cos इनवर्स e की घात x। देखो यहाँ पर भी आप ध्यान से समझे, क्या दिया गया है, cos इनवर्स e की घात x, मतलब दो अलग अलग फलन है, cos इनवर्स x और x के स्थान पर e की घात x, मतलब कि दो अलग अलग फलनों का एक संयोजन रूप बना के क्या बना गया है, संयुक्त फलन बनाया गया। तो दो संयुक्त फलन क्या बन गए, cos इनवर्स e की घात x हो गए। तो इसका हल कैसे करेंगे, पहले हम वही उसी तरीके से जैसे हमने अभी करा था, कि हम फिर से इसमें श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और दोनों को अलग अलग से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने y बराबर cos इनवर्स e की घात x मान लिया। अब हमने x के सापेक्ष किया श्रृंखला नियम द्वारा, तो क्या हो गया, dy बाई dx। सबसे पहले cos इनवर्स का आपके पास क्या होता है, देखो cos इनवर्स का जो अवकलज होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, x के स्थान पर e की घात x है, तो यहाँ पर x के स्थान पर e की घात x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, -1/√1 माइनस e की घात x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपके पास cos इनवर्स का आ गया। अब दूसरा फलन हमारे पास e की घात x है, फिर हम e की घात x का करेंगे। तो आपके पास जो अवकलज प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, माइनस e की घात x बटे √1 माइनस e की घात 2x। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस चीज को समझो, संयुक्त फलन किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, पहले उसको समझो कि कौन कौन से फलनों का संयोजन है, फिर उसके बाद उसका प्रथम फलन और दूसरा फलन मान के उसको अवकलज करो, ठीक है। इसके बाद इसी का जो चौथा भाग है वो क्या दिया गया है, y बराबर e की घात cos x दिया गया है, ठीक है। तो y बराबर e की घात cos x में क्या है, इसमें भी यही है, देखो दो अलग अलग फलन है, e की घात x और x के स्थान पर क्या है, cos x है, ठीक है। तो y बराबर e की घात cos x दे दिया, तो क्या आ गया आपके पास, dy बाई dx आ गया, e की घात cos x। अब cos x पहले फलन में हमने e की घात x का करा, तो e की घात x मिल गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, cos x का कर रहे हैं, तो हमारे पास माइनस साइन y, मतलब cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पे क्या, cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x हो गया। तो आपके पास जो फाइनली अवकलज प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, माइनस साइन x e की घात cos x। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलज कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने क्या समझा, कुछ लघुगणक के फलन थे, उनके कुछ अवकलज करें, मतलब जैसे हम अभी तक देख रहे थे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ फलन थे, हम उनके अवकलज कर रहे थे संयुक्त फलन, लेकिन इन वाले अवकलज फलनों में हमने दो तरीके के और फलन ऐड हो गए हमारे पास, जैसे लघुगणकीय और चरघातांकी फलनों का भी हमने उपयोग करके उनका, मतलब हमें प्रश्न मिले उनका हमने अवकलज करा। अगले भाग में हम लघुगणकीय अवकलज मतलब लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन तथा उनसे संबंधित कुछ उदाहरण जैसे 30 एंड 31 देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।